हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्ते। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की कहानी मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई हृदय को छू लेने वाली कहानी शायद। शुरू करते हैं कहानी। जहाज की बत्तियां जली तो लगा जैसे पानी में बिछी अंधेरे की चादर में अनेक दरारें पड़ गई हों। चारों ओर बल्बों की झूलती बंधनवार देखकर ही राखाल को ख्याल आया कि इस बार वह दिवाली घर पर ही मनाएगा। कितना अच्छा होता किसी तरह वह पूजा पर ही पहुंच जाता। सारे यात्री उबे हुए हैं, पर ऊपर से सब ने अपने को ऐसा व्यस्त बना रखा है कि किनारा आने पर लगेगा जैसे अप्रत्याशित रूप से ही किनारा आ गया हो। प्रतीक्षा का बोझिल समय काटने के ये कितने पुराने नुस्खे हैं, पर फिर भी हर यात्री इन्हें ही अपनाता है। सिर्फ रेलिंग के साथ लगकर खड़ी वह औरत न ताश खेल रही है न पढ़ रही है। पिछले 1 घंटे में उसने 3 बार अलग अलग लोगों से समय पूछा है, कुछ इस भाव से मानो महज घड़ी मिलाना चाह रही हो। हालांकि हाथ में विदेश से खरीदी हुई कोई नई घड़ी है जिसके गलत समय देने की संभावना कम है। हो सकता है किनारे पर भी कोई इतनी ही व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहा हो। अच्छा किया उसने किसी को खबर नहीं दी। 8 के करीब जहाज किनारे पर लगेगा। राखाल 6 बजे से ही अपनी वर्दी उतार कर ऊपर आ गया था। काम के दौरान भी ऊपर आते हैं, पर उन दैत्याकार मशीनों से मुक्ति, पूरे 2 महीने के लिए मुक्ति पाने की भावना के साथ ऊपर आने का अपना एक आनंद है। उसे खुद लग रहा है जैसे वह जहाज का एक अदना कर्मचारी नहीं, वरन एक संभ्रांत यात्री है जो 3 साल विदेश रहकर घर लौट रहा है। एकाएक घर की तस्वीर उसकी आंखों के सामने उभर आई। गराज पर बना हुआ नीची छत वाला लंबा सा कमरा। वह घर पहुंचेगा तब तक बच्चे जरूर सो चुके होंगे। माला किसी न किसी काम में लगी होगी। वह अपना हर पत्र इसी पंक्ति से शुरू करती है। उत्तर जल्दी नहीं दे सकी क्योंकि समय ही नहीं मिला, और अंत में लिखती है, अब बस करती हूँ, बहुत काम पड़ा है। बीच में घर की कठिनाइयों की बढ़ती महंगाई और बच्चों के बढ़ते आवारापन की बातें होती है, जिससे राखाल अब बहुत उबने लगा है। हर पत्र में मशीनी ढंग से लिखा हुआ प्राणनाथ संबोधन पूरी तरह निष्प्राण हो चुका है। पहली बार जब वह जहाज पर आया था तो माला के पत्रों को कई कई बार पढ़ता था। अब उसके बीच में 10 साल का लंबा समय गुजर चुका है। फिर भी सोए हुए बच्चे और जागती हुई माला की कल्पना ने उसके मन में हल्की सी गुदगुदी पैदा कर दी। उसे अपने साथियों की याद आई। जब वह नीचे कपड़े बदल रहा था, सब के सब बिना किसी शर्म हया के फब्तियां कस रहे थे। मशीनों के बीच रह रहकर साला मशीन बन गया है। अब ऊपर जाकर फेफड़ों में साफ हवा भरेगा, जिससे कुछ ताकत आए, कुछ जान आए, नहीं तो टाइम टाइम फिश नहीं हो जाएगी। उसके 2 साथी कुंवारे हैं और एक की बीवी किसी और के साथ रहने लगी है। जब वह अपनी तनख्वाह का बड़ा भाग घर भेजता था तो सब उसे चिढ़ाते थे। माला का पत्र आने पर सब पढ़ते थे। जॉन को अपनी बीवी नए सिरे से याद आ जाती थी और वह फूट फूट कर रोने लगता था। ऐसे मौकों पर राखाल ही उसे तसल्ली देता था, पर जितनी तसल्ली वह देता था उससे ज्यादा तसल्ली उसके अपने मन में रहती थी कि माला उसे कभी छोड़कर नहीं जा सकती। निहायत उबा देने वाले पत्र भी उसे कहीं हल्के से आश्वस्त तो करते ही थे। उसे याद आया कि पिछली बार छुट्टी से आने के 8 महीने बाद बुलबुल पैदा हुई थी और 10 महीने जीकर वह मर गई। माला ने उसे
खूब कोस कोस कर सोचना दी थी। अभी तो छोटू ही 1.25 साल का है। 2 छोटे बच्चों को घर के सारे कामकाज के साथ वह नहीं संभाल सकती। फिर बढ़ती महंगाई, कहाँ से खिलाए कहाँ से पिलाए। और जब वह मर गई तब फिर कई पत्र उसी की खबर से भरे हुए थे। हाय, इससे तो मैं मर जाती तो अच्छा था। सबसे सुंदर थी, ऐसा तो एक भी बच्चा नहीं हुआ। भगवान को लेना ही था तो दिया ही क्यों था। राखाल को न उसके होने की कोई खुशी थी, न मरने का कोई गम। एक हल्की सी भावना यही थी कि चलो अच्छा हुआ कि सब कुछ उसके पीछे ही हो गया। साथ ही मन में कहीं उभरा, अच्छा हुआ कि इस बात को भी अब तो 1.5 साल हो गया, वरना सारी छुट्टियां मातमपुरसी में ही बीत जाती। दूर किनारे की बत्तियां दिखाई देने लगी तो ताश में डूबा हुआ वह पूरा का पूरा दल रेलिंग के सहारे आ खड़ा हुआ। सबके चेहरे पर उल्लास थिरकने लगा। बच्चे दूर खड़ी छोटी छोटी आकृतियों को ही रुमाल हिलाने लगे। भीड़ से कटकर खड़ी वह अकेली महिला बाइनाकुलर लगाकर किसी को ढूंढ रही है। एकाएक राखाल की नंगी आंखों के सामने माला की आकृति तैर गई। वह अपने साथियों और अफसरों से विदा लेकर बाहर आया और टैक्सी में बैठा। हर समय जहाज के तहखानों में बंद रहने के बाद दूर दूर तक फैला हुआ कलकत्ता रात दिन चारों ओर लरसती और थिरकती लहरों के बाद लंबी लंबी मौन और स्थिर सड़कें, उन पर उन्मुक्त भाव से प्रकाश उड़ेलती हुई बत्तियों को देखकर उसे नए सिरे से अपने होने का बोध होने लगा। टैक्सी लेंसडाउन मेन रोड से बाई लेन में मुड़ी और 4 मकान छोड़कर खड़ी हो गई। वह उतरकर गराज पर बने अपने मकान को देखने लगा। खिड़की से बहुत ही मंदी रोशनी बाहर आ रही है। शायद भीतर 0 पावर का बल्ब जल रहा है। टैक्सी के ठहरने से, फाटक के खुलकर बंद होने से भीतर किसी तरह की हलचल नहीं हुई। हाँ, सामने कपूर साहब के घर की खिड़की से एक कटा हुआ धड़ झांका, 2 क्षण रुका और फिर गायब हो गया। माला के घर शायद कभी कोई टैक्सी आकर ठहरती ही नहीं। रानी, राखाल ने आवाज दी तो कौन के साथ ही माला बाहर निकल आई और राखाल को देखते ही उसके चेहरे पर आश्चर्य भरा उल्लास फैल गया। ये क्या, तुम? कोई खबर नहीं, सूचना नहीं। और एक तरह से झपटकर उसने राखाल के हाथ से होल्डाल ले लिया। टैक्सी वाले को पैसे देकर एक बड़ा और एक छोटा बक्सा संभाले राखाल संकड़ी सी सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसके पीछे माला होल्डाल को ठेलती हुई। बीच में पहुंचते ही राखाल ने बक्सा सीढ़ी पर टिकाया और घूमकर अंधेरे में ही माला का हाथ पकड़कर जोर से दबाया। चलो चलो, ये गिर जाएगा। हाथ छुड़ाते हुए माला ने कहा। उसके हाथ में कोई प्रतिक्रिया, कोई हरकत नहीं हुई। राखाल को माला का हाथ बड़ा सर्द और निर्जीव सा लगा और वही ठंडक जैसे उसकी अपनी रगों में समाने लगी। कमरे में घुसते ही माला ने मरकरी लाइट जलाई। 14 फुट लंबा कमरा और जमीन पर सोते तीनों बच्चे उजागर हो गए। नाक नक्श के साथ माला के चेहरे की झुर्रियां, गालों पर पड़े काले काले चकते और रूखे सूखे बालों में से झांकते कई सफेद बाल। तुमने खबर क्यों नहीं दी? खबर देते तो हम सब लोग लेने आते। बच्चे कितने खुश होते। वह जैसे एकाएक राखाल का स्वागत करने में अपने को असमर्थ पा रही थी। अच्छा, तुम जरा सुस्ता कर हाथ मुंह धो, मैं जल्दी से खाने को कुछ बना देती हूँ। खाना मैं खाकर आया हूँ, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं। पर माला फिर भी अभी आई कहकर नीचे उतर गई। बच्चे बिना चादर के गंदे और पैबंद लगे बिस्तरों पर लेटे हैं। रीना करवट लेकर सो रही है, इसलिए उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। बच्चू और छोटू चित सो रहे हैं। छोटू नंगा है और उसका मुंह भी काफी गंदा है। खिड़की पर फटी साड़ी का पर्दा एक ओर को सरक कर झूल रहा है। एकाएक मरकरी लाइट का दूधिया आलोक उसकी आंखों में चुभने लगा। उसने बत्ती बुझा दी। कमरे का नंगापन
क्षण भर को अंधेरे में डूब गया। राखाल बच्चों को बचाता हुआ आया और खिड़की पर बैठ गया। इस घर में यही उसकी स्थायी सीट है। ये क्या, बत्ती क्यों बुझा दी? अंधेरे में राखाल को माला की केवल आकृति भर दिखाई दी, पर वह आकृति उसे पूरे नाक नक्श वाली माला से ज्यादा परिचित महसूस हुई। रहने दो, बच्चों को परेशानी होगी। लो, थोड़ा सा दूध पी लो। और अंधेरे में ही बढ़कर उसने प्याला राखाल के हाथ में थमा दिया। फिर बड़े जतन से वह उसका बिस्तर लगाने लगी। घर की शायद सबसे साफ चादर बिछाई। उसके हर काम से उसके मन का उल्लास छलका पड़ रहा था। वह लगातार कुछ न कुछ बोले चली जा रही थी। मुझे तो 2 साल काटना ही इतना भारी पड़ता था, इस बार तुमने पूरे 3 साल लगा दिए। पूजा पर कितनी कितनी राह देखी, बेचारे बच्चों को एक एक नया कपड़ा तक न दिला सकी। दादा की बिजली की दुकान खूब अच्छी चलने लगी है, सो ये लाइट तो जरूर लगवा दी, पर इतना नहीं हुआ कि बहन के बच्चों को एक एक कपड़ा ही दिलवा देते। टुकुर टुकुर मेरे बच्चे दूसरों के घर में ताकते रहे। माला का गला रुंध गया। ये सब तो राखाल को छुट्टी भर सुनना ही है, पर आज वह नहीं सुनना चाहता। बिस्तर पर लेटकर उसने माला को अपने पास लिटा लिया। उसका ध्यान माला की बातों से ज्यादा माला की देह पर लगा हुआ है। क्या करता, पूजा पर जहाज इस तरफ था ही नहीं। प्राइवेट शिपिंग कंपनी है, छुट्टी के कायदे कानून पर झगड़ा भी नहीं किया जा सकता है। फिर उसे तसल्ली देता सा बोला, कोई बात नहीं, बच्चों को कल खुश कर दूंगा। और फिर उसने माला को अपनी बाहों में दबोचना चाहा तो वह छिटक कर दूर हो गई। माफ करो बाबा, तुम्हारा क्या है, तुम तो अपने करकरा के चल देते हो। पीछे से जो गुजरती है मैं जानती हूँ। फिर भरे गले से बुलबुल का प्रसंग शुरू हो गया। उस बेचारे ने तो जाना ही नहीं कि बाबा किसे कहते हैं। बीमारी की हालत में टुकुर टुकुर ऐसे ताकती थी मानो कह रही हो कि माँ बचा लो। कपूर साहब ने अपने डॉक्टर जमाई से खूब इलाज करवाया। शंकर ने दवाइयों के लिए रुपए उधार दिए, खूब भागदौड़ भी की, पर वह तो अपना कर्ज वसूल करके चली गई। और माला फूट फूट कर रोने लगी। राखाल का सारा शरीर शिथिल हो गया। उसे माला पर क्रोध सा आने लगा। जो चली गई उसका ख्याल है और जो आया है उसकी कोई चिंता नहीं। जाने क्यों उसे लगने लगा जैसे वह किसी और के बारे में सुन रहा है, मानो उस मृत बच्चे से, माला के दुख से उसका अपना कोई संबंध ही नहीं है। रो धोकर माला तो सो गई, पर राखाल को किसी तरह नींद नहीं आई। उसे भी तो नहीं लग रहा था कि वह घर में है। अभी भी यही लग रहा है मानो वह जहाज में बैठा है और उसके और माला के बीच बहुत बहुत दूरी है। सवेरे नींद खुली तो धूप कमरे में भर आई थी। बच्चों के बिस्तर सिमट गए थे। नीचे से माला और बच्चों की मिलीजुली आवाजें आ रही थी। भरी धूप में उसे ये कमरा कुछ नया नया लगा। उसने जोर की अंगड़ाई ली और एक सिगरेट सुलगा ली। दीवार पर हमेशा की तरह माँ दुर्गा की तस्वीर है। उस पर लगी रोली और चंदन के छींटे कुछ ताजा लग रहे हैं, शायद इसी पूजा पर लगाए होंगे। उस तस्वीर के पास ही दीवार पर एक छोटा सा चौकोर निशान बना है। राखाल को याद आया, यहाँ हमेशा उसकी तस्वीर लगी रहती थी, अब वह तस्वीर नहीं है। वह इधर उधर देखने लगा। कमरे में ठीक ठाक चीज के नाम पर एक छोटी सी अलमारी मात्र है, शीशे के दरवाजे वाली। इसमें उसकी बाहर से लाई हुई चीजें रखी है। उन्हीं के बीच उसे अपनी तस्वीर दिखाई दी। उसका प्रेम टूट गया था। तभी रीना के ने कमरे में झांका और उसे जागा हुआ देखकर शर्माते हुए नमस्ते किया। रीना, यहाँ आओ बेटा। और उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए। रीना उसकी सबसे लाडली बिटिया है, पर रीना पहले की तरह दौड़कर उसकी बाहों में नहीं समा गई, बस मुस्कुराती उसके पास आ खड़ी हुई थी। 3 साल में रीना सचमुच बहुत बड़ी हो गई है। 13 साल की। उसकी नजर रीना की हल्की सी उभरती छाती पर पड़ी। बेटी की जवानी की कल्पना ही
उसके लिए एक नया अनुभव थी। रीना नीचे दौड़ गई और 2 मिनट बाद ही बच्चू आकर उसकी गोद में लद गया। पीछे पीछे माला ट्रे में बड़े करीने से सजा कर चाय लाई और रीना 4 साल के छोटू को लाद कर। राखाल को लगा जैसे सब लोग उसके जागने की प्रतीक्षा कर रहे थे। रात को मैले कपड़ों में लिपटे और बिखरे बाल वाले बच्चे इस समय धुले साफ कपड़ों में थे। छोटू की आंखों में मोटा मोटा काजल था और टांगों में निकर। माला की मांग में सिंदूर की लाली पीछे तक चली गई थी। एक औपचारिक मेहमान की तरह उसकी खातिर हो रही थी। फिर भी ये सब उसे अच्छा लगा। आने के बाद पहली बार लगा कि वह अपने घर में आया है। चाय के साथ साथ अपने बीवी बच्चों के साथ होने की गर्मी भी उसने महसूस की। बाहें फैलाकर उसने छोटू को गोद में लेना चाहा। पिछली बार वह साल भर के छोटू को सारे समय पेट पर बिठाकर खिलाया करता था, पर अब छोटू उसे पहचान नहीं पाता। राखाल ने उसे जबरदस्ती खींचा तो वह रो पड़ा और छिटक कर माला के पास चला गया। छोटू, बाबा बाबा, जाओ बेटा, प्यार करेंगे। रीना भी समझाती है, छोटू बाबा जाओ, चीज देंगे। 1-2 दिन में पहचान लेगा तो फिर 1 मिनट भी नहीं छोड़ेगा। राखाल को लगा जैसे माला तसल्ली दे रही है। बच्चू बराबर रट लगाए हुए, बाबा क्या लाए हमारे लिए। वैसे सभी की आंखों में यही उत्सुकता छलक रही है। राखाल ने बक्सा खोलकर चीजें निकालनी शुरू की। तीनों बच्चे बक्से के इर्द गिर्द सिमट गए और कपड़े, खिलौने, पेन, रिबन, जर्सी, मोजे। बच्चू हर चीज पर झपटता तो माला उसे डांट देती। फिर भी भीतर ही भीतर गदगद होने के कारण उसकी झुर्रियों में कोमलता और स्निग्धता भराई है। रीना को जो कुछ दिया उसने चुपचाप ले लिया। पहले रीना और बच्चू में कितना झगड़ा होता था। रीना का यूं बड़ा हो जाना उसे कहीं कष्ट देने लगा। ये तुम्हारे लिए है, और बक्स की सबसे कीमती चीज निकालकर उसने माला की ओर बढ़ा दी। डिबिया खोलकर एक टक घड़ी की ओर देखते हुए माला बोली, मैं अब क्या घड़ी लगाऊंगी, चलो रीना के काम आएगी। बच्चे अपनी अपनी चीजें बटोर कर दौड़ गए। आसपास के घरों में शायद उसके आने का समाचार पहुंच गया था। सामने वाले कपूर साहब की लड़की बरामदे में से ही झांक रही है। नमस्कार दादा, हंसता हुआ शंकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। राखाल को लगा उसके होंठ और दांत पहले से ही ज्यादा कत्थई हो गए हैं। जाने क्यों राखाल इस आदमी को कभी पसंद नहीं कर पाया। बड़े ठंडे लहजे में उसने जवाब दिया, कहो अच्छे तो हो। हाँ दादा, सब आपकी मेहरबानी है। चाय पियो शंकर, मनोहार करती सी माला बोली। आज तो मिठाई खिलाओ बऊदी, दादा आए हैं। शंकर के होठों का कथई रंग और फैल गया। दादा, इस बार तो आपने 3 साल लगा दिए। बऊदी ने भारी कष्ट सहा। बुलबुल को तो आपने देखा भी नहीं, पर बऊदी को तो वह बूढ़ा कर गई। चुभती सी नजरों से राखाल ने देखा। मन में कहीं उभरा तो तुझे भी अब माला की जवानी और बुढ़ापे की चिंता हो गई है। शंकर नहीं होता तो मैं कुछ न कर पाती। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी, वरना आज के ज़माने में बस मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी नहीं लगती। मुसीबत में अपने लोग ही तो काम आते हैं। शंकर ने टेरेलिन की कमीज पहन रखी थी। एकाएक राखाल की नज़र खूंटी पर टंगी अपनी विदेशी कमीज पर गई। उसने उठकर कमीज पहन ली। मन ही मन संदेह को तोड़ता एक हल्का सा संतोष भी जागा। तभी सिगरेट का ख्याल आया। उठकर बोला, लो शंकर, सिगरेट पियो, देखो इस सिगरेट का जायका कैसा है। चाय के बर्तन सिमेटती हुई माला बोली, इस बार शंकर के रुपए जरूर चुका देना। हर महीने बहुत काट छांट करके भी 10 रुपए से ज्यादा नहीं दे पाती। ये तो बेचारा शंकर है जो। और राखाल को लगा जैसे माला ने एकाएक घसीट कर उसे शंकर से नीचे ले जाकर पटक दिया हो। ये बात अभी ही कहनी थी, तुम दुनिया भर का कर्जा करो और मैं चुकाता फिरूं, बेइज्जती अलग। अच्छा दादा बाबू, अभी तो चला। और होंठ फैलाकर चारों ओर कथई रंग बखेरता हुआ शंकर भी नीचे उतर गया। राखाल तौलिया लेकर बाथरूम में घुस गया। बाथरूम में जरूरत से ज्यादा देर लगाकर वह ऊपर पहुंचा तो कमरा खाली था।
हाँ, कोने में एक स्टूल पर टेबल फैन रखा था। जरूर ये शंकर ने लाकर रखा होगा, शायद माला ने ही मांग लिया हो। उसने एक सिगरेट सुलगाई और नीचे जाने की बजाय खिड़की पर आकर बैठ गया। सामने कपूर साहब के बरामदे में रीना उनकी मम्मी के साथ खड़ी किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी। उसके हाथ में राखाल की लाई हुई चीजें हैं। कपूर साहब के मकान से ही सटा हुआ शंकर का गराज है। गराज लगता है पहले से बहुत बढ़ गया है। कई गाड़ियां खड़ी है मरम्मत के लिए। तभी एक गाड़ी के पीछे से शंकर निकल कर आया। उसके कंधे पर छोटू बैठा है। उसे कंधे पर बिठाए बिठाए ही शंकर कुछ काम कर रहा है। एकाएक उसे ख्याल आया, 3 साल पहले जब वह आया था तो इसी तरह बच्चू उस पर चढ़ा रहता था। खिड़की पर बैठे बैठे राखाल को लगने लगा जैसे सारा घर हिचकोले खा रहा है। नहीं, शायद लगातार जहाज पर रहने के कारण ही ऐसी अनुभूति हो रही है। 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। पसीने से लथपथ माला आई। मछली का झोल और भात बना रही हूँ। बोले, और क्या बनाऊं? कुछ भी बना लो, जो तुम्हारी इच्छा। अपनी इच्छा से तो रोज ही बनाती हूँ। जब तक तुम हो तुम्हारी इच्छा का बना दूं। जहाज का खाना खा खा कर शरीर तो आधा रह गया। तुम्हारे हाथ का कुछ भी खाऊंगा तो सेहत ठीक हो जाएगी। राखाल हल्के से मुस्कुराया। छोड़ो भी, अब कुछ भी अच्छा खिला सकूं ऐसी स्थिति ही नहीं। और एक निश्वास छोड़कर माला उसी व्यस्त भाव से उतर गई। राखाल को लगा जैसे उसी के पास रहने को कुछ नहीं है। बच्चे अपने में मस्त है, माला अपने में। सिगरेट समाप्त करके वह नीचे उतरकर गराज में बनी हुई रसोई में चला गया। तुम यहाँ गर्मी में क्यों आए? चलो ऊपर चलकर बैठो। आसन बिछाकर वहीं बैठते हुए राखाल को याद आया, पहले जब वह जहाज पर से आया करता था तो माला हर समय उसे अपने पास ही बिठाए रखना चाहती थी। खाने पर फिर सारा परिवार जुट गया। इस समय बच्चों के लिए राखाल से ज्यादा महत्व राखाल के बहाने मिलने वाले इस खाने का है। खाना पीना समाप्त हुआ तो माला ने बच्चों से कहा, जाओ दादा के यहाँ जाकर खबर दो कि बाबा आए हैं। और देखो, धूप में लौट कर मत आना, वहीं खेलते रहना। शाम को हम लोग आएंगे तो लेते आएंगे। बच्चों ने राखाल के लाए हुए कपड़े चढ़ाए और इतराते हुए दौड़ गए। माला नीचे बर्तन साफ करने लगी। राखाल ने कमरे की खिड़की बंद कर दी और जमीन पर चटाई डालकर चित्त लेट गया। माला ने शायद जानबूझकर ही बच्चों को आने के लिए मना कर दिया है। जहाज से उतरकर टैक्सी में बैठे बैठे माला से मिलने की जैसी अकुलाहट हो रही थी वैसी ही अकुलाहट फिर उसे होने लगी। शायद फिर नीचे कोई आ गया है। माला के बात करने की आवाज आ रही है। कोई महिला स्वर ही है। पता नहीं किस किस को पाल रखा है। थोड़ी देर वह बेचैनी से राह देखता रहा, फिर जोर से आवाज दी। माला, अपने स्वर का रोबिलापन उसे स्वयं बड़ा अच्छा लगा। आई और 1 मिनट बाद साड़ी से ही हाथ पोंछती हुई पसीने से भीगी माला आ खड़ी हुई। पीसी माँ तुम्हें प्रणाम करने आई है। कौन पीसी माँ? लेटे लेटे ही उसने खोजे स्वर में पूछा। पर तभी एक वृद्ध सी विधवा दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रणाम जमाई बाबू। तुम नहीं जानते, पर पीसी माँ नहीं होती तो बुलबुल की बीमारी में मेरे बच्चे भूखे मर गए होते। पूरे 6 महीने तक पीसी माँ ने खाना बनाया, घर संभाला। आज भी मेरा आधा काम तो वो करती है। बिल्कुल माँ की तरह मेरा ख्याल रखती है। गदगद होती सी पीसी माँ बोली, अच्छा अभी चलूंगी, कोई काम हो तो बता दो, कुछ सौदा लाना हो तो। सवेरे तो गोरी से मंगवा लिया था, कुछ होगा तो बता दूंगी। पीसी माँ धीरे धीरे सीढ़ियां उतर गई। लगा बुढ़िया समझदार है। ये क्या, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? खिड़की भी बंद कर दी और पंखा भी नहीं चला रखा है। माला ने उठकर बढ़ाक से खिड़की खोल दी। बंद कर दो खिड़की, बहुत चौंधा लगता है। नहीं, माला के मन में शायद कहीं कोई इच्छा नहीं बची रह गई। माला ने खिड़की बंद कर दी, पंखा चला दिया। शंकर तुम्हारे लिए ही रख गया है, हर बात का इतना ख्याल रखता है कि क्या बताऊं। और माला पास आकर बैठ गई। शाम को दादा के यहाँ से लौट कर आए तो कपूर साहब से मिल आना। आज के ज़माने में ऐसे भले लोग
मिलते नहीं। इतना पैसा है पर घमंड तो छू तक नहीं गया। तुम कहो तो तुम्हारी लाई हुई चीजों में से एक एक चीज पम्मी और शंकर के बच्चों को दे दूं। उनके एहसान तो क्या उतार सकेंगे फिर भी। माला के पास क्या और कोई बात नहीं है करने के लिए। तुम कितने रुपए लाए हो साथ में? शंकर के 300 रुपये और चुकाने हैं। बुलबुल की 10 महीने की बीमारी ने तो मुझे तन मन और धन से एकदम ही कंगाल कर दिया। फिर भी बच जाती तो समझ करती। माला का स्वर फिर भर्रा आया। कौन थी ये बुलबुल? कैसी थी? सुना था बच्चे सेतु होते हैं, पर ये तो बने हुए सेतु को तोड़ गई। माला कितनी दूर जा पड़ी है उससे। शंकर, कपूर साहब, पिसी माँ, सबके बीच राखाल का अपना अस्तित्व जैसे घुलने लगा। तुम भी सोचोगे कि मैं जब तब बस पैसे का ही रोना रोती हूँ, पर तुम ही बताओ क्या करूं? महंगाई का तो कोई ठिकाना नहीं। 3 बच्चों का और अपना पेट कैसे भरती हूँ मैं ही जानती हूँ। माला क्या जानती नहीं कि राखाल कुछ नहीं कर सकता है। अधिक से अधिक रुपया वह घर ही भेज देता है। फिर भी ये सब क्यों सुना रही हो? शायद उसे गवाह बनाकर अपनी तकलीफों को दोहरा रही है, सिर्फ अपने को हल्का करने के लिए। अच्छा होता वह राखाल न होकर ब्लोटिंग पेपर होता, जो माला के सारे दुखों को सोख लेता। शाम को दादा के घर पहुंचे तो दादा और बऊदी बड़े तपाक से बोले, आओ जवाई बाबू, आओ। इस बार तो आपने 3 साल लगा दिए। बहुत दुबले हो गए हैं। जहाज का खाना भी कोई खाना है भला? नमकीन हवा हड्डियां तक को गला देती होगी। राखाल का मन हुआ कह दे, नमकीन हवा क्या हड्डियां गलाएगी? हड्डियां तो तुम्हारे घर में गली थी जब बेकारी के 6 महीने तुम्हारे यहाँ बिताए थे। राखाल के मन में वे दिन खुदे हुए हैं। तभी दादा के तीनों बच्चे दौड़ते हुए आए। बौदी ने हंसते हुए कहा, जब से रीना बच्चों ने खबर दी है कि बाबा आए हैं, तभी से ऐसे उछल रहे हैं जैसे इन्हीं के बाबा आए गए हों। माला के घर को तो ये कभी दूसरा समझते ही नहीं। बुआ का घर क्या दूसरा होता है? दादा ने दांत दिखाते हुए कहा, बड़ी उतावली हो रही है ना देखने के लिए कि क्या लाए? अरे सब्र करो, अभी आए, देर नहीं हुई है। अपना टैक्स वसूलने आ खड़े हुए और अपने मजाक पर खुद ही खिखी कर हंसने लगी। राखाल ने जेब में से निकाल कर एक एक कंगा और रिबन दोनों लड़कियों को पकड़ा दिया और एक सस्ता सा पेन लड़के को लगा। बोधी को काफी निराशा हुई और जिसका प्रमाण चाय के समय मिल गया। एक प्लेट में 2 संदेश और 1 कप चाय बस। बाहर खेलते रीना बच्चों को शायद वह भी नहीं मिला। भीतर आकर वे खाली प्लेट के बचे हुए चूरे से शायद ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि बाबा ने क्या खाया। कमीने कहीं के। वह बाहर निकलकर बच्चों को जरूर मिठाई खिलाएगा। कमरे के सामने वाले आंगन में बच्चे दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे। राखाल ने देखा बच्चों दाहिनी टांग से थोड़ा लंगड़ाता है। सवेरे से उसने बच्चों को एक बार भी इस तरह चलते हुए नहीं देखा, या शायद गौर नहीं किया। अरे बच्चों, ठीक से क्यों नहीं चलते? राखाल ने वहीं से झिड़का। बच्चों ठिठक कर खड़ा हो गया। लो और सुनो, चलेगा कैसे बेचारा? हड्डी तोड़कर 4 महीने खाट पर रहा। अब तो जरा सी कसर रह गई है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, बौदी ने कहा। फिर वह एक गहरी सांस लेकर बोली, इस बार क्या क्या कष्ट सहा है बेचारी माला ने। मेरा तो कलेजा मुंह को आता था। बुलबुल तो जाती ही रही और झूठ मूठ को उन्होंने आंचल से आंखें पोंछ ली। बच्चों की हड्डी टूट गई। माला ने तो उसे कभी खबर नहीं दी। एक बार फिर उसने पत्रों की बातें याद करने की कोशिश की। नहीं, इतनी बड़ी बात वह नहीं भूल सकता था। एक अजीब सी बेचैनी उसे होने लगी। बाहर निकलते ही उसने माला को आड़े हाथों लिया। तुमने मुझे बच्चों के पैर के टूटने की खबर तक नहीं दी। कब टूटी हड्डी? कैसे टूटी? क्या करती खबर करके? तुम कर ही क्या लेते सिवाय परेशान होने के? फिर भी तुमको लिखना तो चाहिए था। पीछे जो कुछ होता है मुझे मालूम तो रहे। मेरे बच्चे का पैर टूट गया और इसकी खबर मुझे दूसरे लोग दे। आखिर मैं आगे राखाल से कुछ कहा नहीं गया। पीछे
जो कुछ होता है वह भोगना तो मुझे ही पड़ता है। दूर रहकर तुम चिंता करने के सिवाय कर ही क्या सकते हो। बेकार को परेशान होते माला का स्वर कातर हो गया और राखाल समझ नहीं पाया कि माला उस पर आरोप लगा रही है या अपना अपराध स्वीकार कर रही है। सचमुच उसके पीछे क्या क्या नहीं हो गया। बुलबुल गई और मर गई। रीना की सारी चंचलता और बचपना ऐसा गया कि उसने बेझिझक होकर उससे बात तक नहीं की। बच्चों के पैर की हड्डी टूट गई और जुड़ गई। छोटू इतना बड़ा हो गया कि उसे पहचानता तक नहीं और माला लौटकर वह घर नहीं आया। सबको लेकर देश प्रिय पार्क में बैठ गया और बच्चों के मांगने के पहले ही सबको एक एक आने की मूड़ी दिलवाकर उसने उन्हें अपने पास बिठाया और उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछने लगा। ये बच्चों तो सारे दिन आवारागर्दी करता है, 4 महीने बिस्तर पर रहा, सो पढ़ाई लिखाई तो यूं चौपट है। उस पर भी मजाल है कि किताब लेकर बैठ जाए। शंकर के लड़के को पढ़ाने के लिए मास्टर आता है। कई बार उसने कहा कि बच्चू तू भी बैठ जाया कर, पर बच्चू तो खेलने कूदने से फुर्सत हो तब ना। आक्रोश और खीज माला के स्वर का स्थायी भाव हो गया है। राखाल ने बच्चू को बाहों में भरकर अपने पास खींचते हुए कहा, देखना अब बच्चू कैसे पढ़ता है। कोई शंकर वंकर का मास्टर नहीं, मैं पढ़ाऊंगा इसे। क्यों बेटा, अच्छे नंबरों से पास होना है कि नहीं। बच्चू ने गर्दन हिलाकर हाँ कर दी। फिर राखाल रीना से बतियाने लगा और वह पहले की तरह झेप झेप कर जवाब देती रही, पर छोटू उसके पास अभी भी नहीं आया। उसे देखकर मुस्कुराता जरूर था, पर जब राखाल हाथ बढ़ाता तो वह माला की गोद में दुबक जाता। 1-2 दिन में पहचान जाएगा। पहले तो जब तुम गए थे तब बहुत दिनों तक तुम्हारी फोटो को देखकर बाबा बाबा किया करता था। अब इतने दिन हो गए कि भूल गया। 2 घंटे पार्क में बिताकर जब रात में वे लोग लौटे तो राखाल का मन बहुत हल्का हो आया था। केमिस्ट के यहाँ से खरीदा गोल सिक्का रात के बारे में भी उसे आश्वस्त कर रहा था। गली में कल की तरह आज भी अंधेरा था, फिर भी वह गली, नीची छत वाला कमरा एकाएक उसे अधिक आत्मीय और अपने लगने लगे। अभी भी जैसे उसके फेफड़ों में पार्क की हवा भरी थी। माला को लस्त पस्त करके छोड़ा तब पहली बार घर आने का बोध उसकी रग रग में तैर गया। थोड़ी देर में माला की नाक बजने लगी। उसे बड़ी देर से सिगरेट की तलब महसूस हो रही थी। उसने सिगरेट निकाली और खिड़की पर बैठ गया। इस बार जब राखाल सोया तो मकान हिचकोले नहीं खा रहा था। दूसरे दिन उठकर ही राखाल ने रीना बच्चों को बैठाकर पढ़ाया और जब वे स्कूल चले गए तो कमरे की सफाई शुरू कर दी। माला पहले मना करती रही, फिर खुद भी आकर जुट गई। उसके पास कुछ रुपए और होते तो घर में थोड़ा सामान डलवा जाता। 2-3 गोल मुड्ढे, एक आध कुर्सी, खैर छोड़ो। खुद भूख काट काट कर जो थोड़ा बहुत पैसा उसने बचाया है उससे यहाँ बाल बच्चों को खिलाएगा, थोड़ा बहुत घुमाएगा, सबको एक सिनेमा दिखाएगा। बच्चे ही नहीं, आसपास के लोग भी जान ले कि वह आया है। चौका बर्तन करके माला ऊपर चढ़ी तो उससे रहा नहीं गया। तुम सारे काम से छुट्टी पाकर नहा तो लिया करो। पसीने से लथपथ माला को देखकर उसका आधा उत्साह ही मर गया। कितनी बार नहाऊं, अब मुझे कुछ नहीं करता, आदत हो गई है। और पसीना सुखाने के लिए वह पंखे के सामने जा बैठी। सुनो, राखाल ने माला की ओर देखा। पीसी माँ का एक भांजा है, इंटर पास, और कहीं फैक्ट्री में काम करता है, रात में बीए की पढ़ाई करता है। राखाल बात को पकड़ नहीं पाया। पीसी माँ रीना के संबंध के लिए कह रही थी, कभी से घर में ज्यादा लोग हैं नहीं और लेने देने का भी कोई खट राग नहीं होगा। राखाल जैसे आसमान से गिर पड़ा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अभी रीना है ही कितनी बड़ी, पढ़ेगी लिखेगी नहीं क्या। इसमें दिमाग खराब होने की क्या बात है भला। आखिर शादी तो करनी ही है, समझ जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। तुम दूर रहते हो, लड़का ढूंढेगा ही कौन। ये तो भाग से घर बैठे ही लड़का मिल रहा है। तुम बुलाकर मिल लो, देख सुन लो, तसल्ली कर लो। माला थी कि बोले चली जा रही थी और राखाल की ये समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसे कैसे चुप करे।
दादा से कहा कि एक बार लड़के को बुलाकर देख लो, कुछ बात कर लो। तो कतरा गए। शादी ब्याह का मामला है, जमाई बाबू के आने से ही ठीक हो रहेगा। अरे मैं खूब समझाती हूँ, बुलाएंगे तो कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा, कौन खर्चा करे। माला, पर रीना क्या बहुत छोटी नहीं है? राखाल के स्वर में अजीब सी बेबसी आ गई। क्या छोटी है, तेरे पूरे करने वाली है। और कौन, आज ही ब्याह होने जा रहा है, कुछ न करके भी 2-3 हजार तो चाहिए ही। मुझे तो रात दिन यही चिंता लगी रहती है। राखाल की आंखों के सामने जाने कैसी धुंध छाने लगी और थोड़ी देर पहले का जमाया हुआ कमरा फीका लगने लगा। दादा बाबू, आपने बुलाया? अपने कतई होठ फैलाए हुए शंकर सामने आ खड़ा हुआ। बैठो बैठो, हजामत बनाते हुए राखाल ने कहा। लो, आपने तो कमरे की शक्ल ही बदल दी, अब लग रहा है कि घर का मालिक आ गया। शंकर हंसने लगा, पर राखाल को अब शंकर की हंसी उतनी बुरी नहीं लगी। एक अधमेले तौलिए से रगड़ कर मुंह पोंछते हुए राखाल ने कहा, माला तुम्हारा कुछ हिसाब बता रही थी, मुझे पहले तो मालूम नहीं था, वरना पूरे का ही प्रबंध करके लाता। स्वर में घर के मालिकाना रोब पूरी तरह था। अरे दादा बाबू, आप चिंता न करिए, रुपए कौन भागे जा रहे हैं। नहीं भाई, कर्ज जितनी जल्दी चुक जाए अच्छा। और राखाल ने अपना छोटा सा संदूक खोलकर उसमें से 100 रुपए का नोट निकाल कर दे दिया। शंकर ने नोट जेब में रख लिया और चल दिया। राखाल ने बच्चे हुए गिने और 80 पहली तारीख को तनख्वाह मिलेगी और उसमें से माला को घर खर्च के लिए रुपए देने के बाद 50 रुपये बचेंगे। कुल हुए 130। इन्हीं रुपयों से उसे 2 महीने तक अपने बीवी बच्चों को घुमाना फिराना है और फिर लौट जाना है। वह तौलिया लेकर नहाने चला गया। आज पिंसी माँ का भांजा आने वाला है अपने चाचा के साथ। राखाल के मना करने पर भी माला ने बुला ही लिया। साथ में दादा से भी कह दिया कि वह भी आ जाए। दादा 4 बजे याद धमके, कलफ लगा कुर्ता और चुन्नटदार धोती, एक जगह बैठे बैठे ही कुछ ऐसे सक्रिय लग रहे हैं जैसे घर के मालिक करता धरता वही हो। राखाल तो मात्र आगंतुक है। राखाल को दादा की उपस्थिति भर भी बहुत कष्ट देती है, पर माला की जिद, बात जम गई और पीछे कुछ भी करना हुआ तो रोज हींक कर दादा से ही तो करवाना होगा। पैसे का मामला न हो तो भागदौड़ थोड़ी बहुत कर ही देंगे। कपूर साहब के यहाँ से बर्तन, दरी, चादर और थोड़ा बहुत टीम टाम का सामान लाकर माला ने भरसक कमरे को ठीक कर लिया। माला के मन में उत्साह है। राखाल ने काम में मदद जरूर की, पर बड़े बेमन से। पता नहीं रीना को पता भी है या नहीं, जरूर होगा। इन बातों की गंध पाने के लिए लड़कियों के पास छठी इंद्रियां होती है। कैसा लग रहा होगा उसे। रीना ने राखाल और अपने बीच संकोच की एक दीवार खड़ी कर ली है, वरना वह खुद ही पूछ लेता। लड़का आया, गहरा सांवला रंग और चेचक के दाग। राखाल का रहा सा उत्साह भी जाता रहा। राखाल ने वैसे तय कर लिया था कि इन लोगों के आने के बाद वह दादा को इतना मुखर नहीं रहने देगा। घर के मालिक की हैसियत से वही सारी बातचीत करेगा, पर लड़के की सूरत देखकर वह निर्णय अपने आप पिघल गया। दादा बात भी कर रहे हैं और धोती का छोर उठाकर ऊपर नीचे आ जा भी रहे हैं। करने दो जो मर्जी आए, अंतिम निर्णय तो मैं ही दूंगा। दादा और माला किसी की नहीं चलने दूंगा। हम तो कभी से मिलना चाह रहे थे, पर आपके लौटने का इंतजार था, चाचा ने कहा तो राखाल को थोड़ा संतोष हुआ। पहली बार होठों पर मुस्कुराहट आई। चलो, कम से कम ये तो मालूम है कि घर का मालिक मैं हूँ। फिर इधर उधर की बातचीत चलने लगी। चाचा ने पूछा, अच्छा राखाल बाबू, आप तो बहुत देश विदेश घूमते हैं, अपने देश जैसी संस्कृति कहीं देखने को मिलती है? राखाल को लगा चाचा जी उसके विदेश घूमने से काफी प्रभावित हैं। वह कुछ कहता उससे पहले ही दादा बोले, अरे नहीं गांगुली बाबू, जमाई बाबू का काम तो जहाज का है, देश विदेश कहाँ घूम पाते हैं बेचारे, जहाज पर ही तो रहना पड़ता है। फिर भी कुछ मालूम हो तो बोलो जमाई बाबू, अपने देश जैसे संस्कृति कहीं देखी? राखाल भीतरी भीतर भुन गया और
उन लोगों के जाते ही खुलकर राखाल ने घोषणा कर दी, ये लड़का बिल्कुल नहीं चलेगा। पीसी माँ से कह देना बात खत्म कर दे। अपने स्वर की दृढ़ता पर राखाल स्वयं विस्मित था। जमाई बाबू, ऐसा लड़का आपको मिलेगा नहीं। लड़कों का भी कोई रंग रूप देखा जाता है? रंग का है भी क्या, गोरा या काला। बाकी नौकरी करता है, बीए की पढ़ाई कर रहा है, परिवार का खटराग नहीं, रीना अकेली राज करेगी। सबसे बड़ी बात, लेन देन का झमेला नहीं, दहेज दिया जाएगा आपसे। मैंने कहा ना कि ये संबंध नहीं होगा। मुझसे क्या होगा क्या नहीं, ये मैं समझ लूंगा। कोई चेहरा है लड़के का? काल के इस रूप से माला स्तब्ध। दादा भुन भुना कर चले गए। और आप तो बाहर रहते हैं, यहाँ बीवी बच्चे हमारे नाम को चीखते रहते हैं, और आज के ज़माने में अपना घर चलाना ही मुश्किल किस किस का करते फिरो। और बुलाओ दादा को, मेरा अपमान कर गए खूब अच्छी तरह। अब तो कलेजा ठंडा हो गया, जैसा भाई वैसी बहन। माला रो पड़ी। माला को यूं ही रोता छोड़कर राखाल बाहर निकल गया। सामने ही कोने वाले स्टॉल से पान लगवा कर खाया और डंडी से चूना चूसता हुआ पार्क में टहलने लगा। 3 दिन बाद वह चला जाएगा और माला अभी से उदास रहने लगी है। उसका अपना मन जैसे कहीं से डूबने लगा है। रात में माला उससे सट कर सो रही है। इतना खर्चा यहाँ न करते और शंकर के बचे हुए 200 रुपये चुका देते तो अच्छा होता। पहले तो यही कहकर टालती रही कि तुम आओगे तो दे दूंगी, अब कौन सा बहाना बनाऊंगी। राखाल इस समय ये बात नहीं करना चाहता, फिर भी माला को तसल्ली देने के लिए कह दिया, मैं जाकर ही रुपए भेज दूंगा। कल उसे अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट देनी है और परसों सवेरे 10 बजे जहाज खुलेगा। आज कुछ और भी तो किया जा सकता है। दूसरे दिन ऑफिस में से लौटकर शंकर से मिल लिया। दादा के यहाँ अब वह नहीं जाएगा। कपूर साहब से वह शाम को मिल आएगा। आज आखिरी शाम है। खाना साथ लेकर सारा परिवार लेक्स पर जा बैठा। खाने में वही मछली का झोल और भात। सब चुपचाप बैठे हैं। बच्चू मछली पर वैसे ही टूट पड़ रहा है। सिर्फ छोटू इस समय माला की गोद में नहीं, राखाल की अपनी गोद में है। शाम का अंधेरा उसके मन पर उतरता जा रहा है। माला की आंखें इस बात की गवाह है कि दिन में वह कई बार रो चुकी है। दूसरे दिन राखाल सबको लेकर 8 बजे ही जहाज पर पहुंच गया। उसने अपनी हाजिरी लगवा दी। 3 साथियों में से केवल रंजू इस बार साथ है। 2 किसी और जहाज में चले गए। वर्दी पहनकर वह फिर बच्चों और माला के पास आ खड़ा हुआ। रीना चुपचाप रो रही है। माला रोने के साथ साथ उसे याद दिला देती है, शंकर के रुपए जैसे भी हो भेज देना। और राखाल की आंखों के सामने बहुत दिनों बाद जैसे शंकर के होठों और दांतों का रंग एकाएक कौंध गया। छोटू उसकी गोद में ही लदा हुआ है। वह बार बार उसे प्यार कर लेता है। जहाज खुलने का समय करीब आ रहा है। राखाल ने छोटू को माला की गोद में दिया तो वह मचल पड़ा। दोनों हाथ बढ़ा बढ़ाकर और पैर पछाड़ कर वह रो रहा है, बाबा के पास जाऊंगा। माला ने गले में आंचल डालकर राखाल के पैर छुए तो राखाल भी जैसे अपने को नहीं संभाल सका। छोटू के गाल पर प्यार करके और रीना बच्चों के सिर पर हाथ फेर कर राखाल मुड़ गया। हिचकियों के बीच माला के शब्द सुनाई दे रहे थे, अपना ख्याल रखना, चिट्ठी जल्दी जल्दी भेजना, शंकर के रुपए जाते ही भेजना, इस बार 3 साल मत लगाना। जहाज छूट गया। दहाड़ मारती लहरों की आवाज और आसपास के सारे शोर शराबे के बीच भी उसे पछाड़ खाते हुए छोटू के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। किनारा धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। किनारे की आकृतियां धुंधली होती जा रही है, पर उसकी आंखों के सामने चारों प्राणी ज्यों के त्यों खड़े हैं। अब किनारा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है लेंस डाउन का घर। माला ने गद्दे उठाकर दोनों बक्से निकाल दिए होंगे। बक्से दब जाने से उसे बड़ी असुविधा होती थी, पर वह जैसे तैसे चला ही रही थी। शायद इसी दिन की प्रतीक्षा में टेबल फैन और स्टूल वापस शंकर के
गराज में चला गया होगा। शंकर सारा अपनापन दिखाकर माला को तसल्ली दे रहा होगा। रोती क्यों हो बौदी, मैं तो हूँ। कपूर साहब के बरामदे से उनकी लड़की पम्मी चिल्लाकर कह रही होगी, मासी माँ, डॉक्टर बाबू के पास जाना हो तो तैयार रहिए, पापा 10 बजे निकलेंगे। बच्चे खेल खेल में तस्वीर का शीशा न फोड़ दे, इस डर से माला उसकी तस्वीर को फिर अलमारी में बंद कर देगी और छोटू के मन में उसकी याद बहुत धुंधली हो जाएगी। अब नीचे भी चलोगे या यहीं टंगे रहोगे? पूरे हाथ का धूल जमा कर रंजू हंस रहा था। राखाल नीचे उतर आया। मशीनों के बीच पहुंच उसे एक अजीब सी राहत मिली। वही परिचित गंध, वे ही चिर परिचित मशीनें, लगा जैसे अपनी असली जगह आ गया। यार, तुम जैसे लोगों को बहुत घुलना मिलना नहीं चाहिए बीवी बच्चों से। इतनी शिक्षा देता है ये गुरु, तुम लोग फिर भी सीखते नहीं हो। बेटा, अपनी जिंदगी तो इन मशीनों के साथ बंधी है, समझे? इनको तेल पिलाओ और चलाओ। और फिर उसके हाथ में तेल की कुप्पी थमाते हुए बोला, इधर के हिस्से की ऑयलिंग तो कर दे जरा लपक के। राखाल ने कुप्पी ली और मशीन के सामने खड़े होकर कुप्पी की नोक छेदों में लगाकर पूरे मनोयोग से तेल डालने लगा। ये थी कहानी मन्नू भंडारी जी की। शायद अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलेंगे कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।